Hello students. Uh, today we study about the further topics about power system. In earlier class we studied about what is power system, what does it means by power system, what are the major components of power system, the single line diagram of the power system. I hope like you all are understand about power system, some basic fundamentals of power system, that what does it means by power system, which is the major components of the power system. Okay, so in today's lecture we go further towards our syllabus. In our syllabus we studied about the transmission and the major components like transmission, distribution, utilization, power, and the switchgear and the protection of the power system. So we just do the quick recall or quick revision of the earlier class what we have studied. First of all, we studied about the electric power system, the basic definition of the electric power system. Then we have covered the major component of the power system, which we have categorized into two components. First one is the transmission and second one is the distribution system. So, and these are the components of the power system. Like first one is generating station, which is the heart of this power system. The whole story of this power system start from the generating station. Okay, जनरेटिंग स्टेशन में जनरेशन होता है, देन उसके बाद ही सारी जो भी आगे की स्टेप्स हैं वो फॉलो की जाती हैं. देन वी हैव स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ वोल्टेज लेवल दे ऑल हैव वी स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस. दैट स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज लेवल कितना है वो हम स्टडी कर चुके हैं. प्राइमरी का कितना है, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस का क्या वोल्टेज होता है, ये सब हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं. इसी के साथ साथ हमने लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने ये भी स्टडी किया था कि सिंगल लाइन डायग्राम में, दैट मीन्स हमने जो भी डायग्राम जो पहले हमने एक जनरलाइज डायग्राम लिया था ये वाला, ठीक है, ये अगर आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसको स्टडी कर लिया है, इसको समझ लिया है. तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मेट है, लेकिन हम इसको इजीली हमारी नोटबुक में नोट डाउन नहीं कर सकते, तो हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था जिसमें कि सारे जो भी कंपोनेंट्स है पावर सिस्टम के उनको हमने एक सिंगल लाइन से और जो भी उसके सिम्बल्स हैं उनसे हमने इसको डिनोट किया था. ठीक है, इन सब के वोल्टेज लेवल्स मैंने बता रखे हैं कि किस तरह से ये सब होता है. सो पावर सिस्टम में हमने ये देखा है कि जो भी हमारा पावर सिस्टम है सबसे पहले तो वो एसी पे बेस्ड है. मैं जो थोड़ा सा लेक्चर्स हैं हमारे उनको मैं इतने ज़्यादा ब्रॉड करती हुई जा रही हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले हमारा बेसिक जो है मैं दोबारा से चीज़ों को इसलिए रिवाइज़ कराती हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है और इसके साथ जल्दी से कॉप अप कर पाना आप लोगों के लिए इतना भी ईजी नहीं होगा. ठीक है, तो हम शुरू के जितने भी 4 या 5 जो भी लेक्चर्स अभी आएंगे वो सब रिविज़न के ही आएंगे. बार बार मैं वही चीज़ें दोहराऊँगी जो हमने पहले पढ़ लिया है, ताकि आपको आगे के एडवांस लेक्चर्स में जाने के लिए इन सब चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. जैसे कि पावर सिस्टम की हमने बात करी थी, तो पावर सिस्टम एसी पे बेस्ड होता है. ठीक है, कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या सिंगल लाइन डायग्राम होता है, ठीक है, किस तरह से हमारा पूरा पावर सिस्टम जो है वो वर्क करता है, कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, ये सब जो है सारे सभी जो पार्ट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, पावर सिस्टम के अंदर आते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो आज का टॉपिक है जिसमें और एक चीज़ और है कि पावर सिस्टम एसी के बाद हमने ये भी स्टडी कर लिया है कि जो बेसिक चीज़ है वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो 2 चीज़ें हमें अब समझनी है आगे के लेक्चर में कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन और जो पावर सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है. ठीक है, जो हमने 2 मेजर कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं हमारे पावर सिस्टम में वो होता है ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन्स. ठीक है, जो भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा जो कि हम पावर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो हमारे पावर सिस्टम का पार्ट है, तो वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको इरेक्ट कर सकते हैं, या जो इंस्टॉलेशन है वो या तो ओवरहेड लाइंस के थ्रू हो सकता है या अंडरग्राउंड लाइंस के थ्रू हो सकता है.
तो क्या एडवांटेजेस हैं जिसके लिए हम ओवरहेड को प्रेफर कर रहे हैं, या कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं जिसके लिए हम इसको प्रेफर नहीं करना चाहेंगे, और इसी तरह से अंडरग्राउंड जो वायरिंग्स होती हैं, अंडरग्राउंड जो लाइंस हैं, उनमें कौन कौन से एडवांटेज हैं या क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं इसलिए हम इसको प्रेफर करना पसंद करेंगे, या इसको कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं जिसके लिए हम इसको प्रेफर नहीं करना चाहते। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इसी तरीके से एक और चीज़ आती है कि हम हमेशा पावर सिस्टम में जो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हमेशा हम किस में करते हैं, हाई वोल्टेज में करते हैं। क्यों हम लो वोल्टेज में नहीं करते हैं? ठीक है, जितना भी हमने वोल्टेज लेवल अभी तक पढ़े थे, अभी तक हमने जो भी वोल्टेज है, सिंगल लाइन डायग्राम में मैं दोबारा से एक बार लेके चलती हूँ। इस सिंगल लाइन डायग्राम में जितने भी वोल्टेज रेटिंग्स मैंने बता रखी हैं, वोल्टेज लेवल्स मैंने बता रखे हैं, वो सारे किलोवाट में है। ठीक है, केवी में वोल्टेज रेटिंग से रखी 11 केवी है। हमने कभी भी 10 वॉट या 5 वोल्ट की बात नहीं करी, हमने लो वोल्टेज की यहाँ पे कभी भी बात नहीं करी है। तो हम यहाँ पे जितना भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जितना भी पावर का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कौन से वोल्टेज का पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हाई वोल्टेज का। तो ये भी एक चीज़ हमें समझनी है कि हम हाई वोल्टेज को ही क्यों प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आज के लेक्चर में। फ़िलहाल जो है मैं आज सिर्फ यही स्टडी कराऊंगी कि हम अंडरग्राउंड और ओवरहेड कॉन्फ़िगरेशंस में से किसको प्रेफर करते हैं, किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ पॉइंट्स हैं: पब्लिक सेफ्टी, कोस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, अपीयरेंसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल्टेज, वर्किंग वोल्टेज, लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म, इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन। इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाइड करेंगे, या हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ डिफर कर रही है। इन दोनों कन्फिगरेशन में इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिफरेंस हैं जो कि बेनिफिट भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड का मीनिंग क्या होता है। ओवरहेड का मतलब ये होता है जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, यानी अगर हम घरों की वायरिंग की भी बात करेंगे तो वो ओवरहेड और अंडरग्राउंड दो टाइप्स की होती है। ठीक है, ओवरहेड वो होता है जो कि हम विजुलाइज कर सकते हैं या हम सरफेस के ऊपर जिसको इरेक्ट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, यानी कि जो हमारे सरफेस के ऊपर जो इरेक्शन हो रहा है, जो इंस्टॉलेशन होता है, वो हमारा ओवरहेड में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अंडरग्राउंड की बात करेंगे, जो ग्राउंड के अंदर है, दैट मीन्स अंडर द ग्राउंड है, या हम बोल सकते हैं कि सरफेस के अंदर में जिसको हम इरेक्ट कर रहे हैं या सरफेस के अंदर अगर जिसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड लाइन या फिर अंडरग्राउंड वायरिंग। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी से हम लोग सभी नोन हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ओवरहेड में सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक सेफ्टी। सो पब्लिक सेफ्टी अगर हम बात करेंगे पब्लिक सेफ्टी की, तो ओवरहेड और अंडरग्राउंड दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसमें ओवरहेड जो पब्लिक सेफ्टी की अगर बात करें, पब्लिक सेफ्टी से मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि ओवरहेड लाइन्स हमने लगा रखी हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस ऑफ फॉल्ट अगर वहाँ पे अकर होता है, मान लो कि एटमॉस्फेयर हैज़ार्ड कोई होता है, नेचुरल हैज़ार्ड कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसमें पब्लिक सेफ्टी के अकॉर्डिंग में मतलब पब्लिक को हार्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल्स ऐसी होती हैं, अंडरग्राउंड लाइन्स ऐसी होंगी कि अगर उसमें देखा जाए तो फॉल्ट्स के चांसेस, सबसे पहली बात तो ये होती है कि 90% मान के चलिए कि उसके अंदर फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, 1% या 99% जो हम बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल सेफ़ होती है, या लाइन जो होती है, वायरिंग जो होगी अंडरग्राउंड की, वो सेफ़ होती है। 0.9 मतलब 0.00 ऐसे 0.11 के चांसेस होंगे कि उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अंडरग्राउंड में कोई भी फॉल्ट अकर हो। तो फॉल्ट अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अंडरग्राउंड केबल बहुत ज़्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन विद दी ओवरहेड लाइंस। ठीक है, ओवरहेड लाइंस में पब्लिक सेफ्टी के चांसेस या पब्लिक सेफ्टी के अगर अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ओवरहेड लाइंस जो है वो अनसक्सेसफुल होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और वो क्यों होती है? क्योंकि एक बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइन टू लाइन फॉल्ट या कोई भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है, ठीक है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से, जो कि बहुत ही हाई टेंशन लाइन की हम बात कर रहे हैं, अगर उनमें मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है और लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, या कोई भी मान लीजिए लाइटनिंग सर्ज हो, कोई भी बिजली आके गिर जाती है, तो उस केस में भी क्या होता है, कोई भी पब्लिक यानी कि उस लाइन्स के नीचे से अगर मान लीजिए कोई रिवर क्रॉसिंग है, कोई रेलवे क्रॉसिंग जा रहा है, ठीक है, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनको क्या हो सकता है, या ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल की बात करें, कोई भी क्रिएचर ले लिया, उसको क्या होगा, उसको ऑब्वियसली बात है कि वो हार्म होगा। ठीक है, उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सेफ नहीं रहेगा। तो पब्लिक सेफ्टी के जो चांसेस कम है सबसे ज़्यादा वो ओवरहेड में रहते हैं, अंडरग्राउंड में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो ओवरहेड में सेफ्टी के चांसेस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है, सेकंड बात करेंगे कोस्ट की। कोस्ट भी एक बहुत, देखो
मेजर बहुत सारे इसमें मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करा रखे हैं जिससे कि हम डिफर करेंगे कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड्स में कौन सा ज़्यादा एडवांटेजेस है या कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जो मेजर बात करेंगे, सबसे पहले कोई भी चीज़ आप मार्केट्स में खरीदने जाते हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि एक तो वो सस्ती पड़े, लॉन्ग लाइफ हो उसकी, ठीक है, बहुत टाइम तक चले वो, ठीक है, और मतलब उसकी सर्विस जो है वो मतलब वो बेनिफिशियल हमारे लिए ले, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भी ओवरहेड सही है। कोस्ट की बात करेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो भी ओवरहेड हमें सस्ता पड़ता है। वो क्यों सस्ता पड़ता है या क्यों वो इकोनॉमिकली चीप है? क्योंकि अंडरग्राउंड जो लाइंस होती है उसमें हम अंडरग्राउंड केबल्स का यूज़ करते हैं, और वो केबल्स जो होती है वो कई तरह के इंसुलेटेड कोटिंग से मिलकर बनी होती है, जो कंपैरेटिवली ओवरहेड लाइन्स से तो आपको क्या पड़ेगी, एक्सपेंसिव ही होगी, ठीक है। तो अंडरग्राउंड लाइन्स की जो कोस्ट है वो कोस्ट जो मान लीजिए 2 गुना होती है ओवरहेड लाइन की कोस्ट है, ठीक है। तो कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अंडरग्राउंड जो लाइंस होती है या अंडरग्राउंड जो वायरिंग होगी उसकी कोस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोस्ट के कंपैरिजन में बात करेंगे, कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओवरहेड लाइंस बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए जो चीज़ हमें विजुलाइज है, ठीक है, ओवरहेड लाइंस मान लीजिए हमें फ्यूचर में वोल्टेज का हाई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक्सपांशन करना है, या कि मान लीजिए 11 kV की हमें लाइन जा रही है, उसमें हमें उसी लाइन को हमें और जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की रेंज के लिए मान के चलिए कि वो 80 किलोमीटर के लिए हमने 11 kV की लाइन को ड्रॉ कर रखा है या वहाँ पे 11 kV की लाइन का इरेक्शन कर रखा है। तो एक्सपांशन अगर मान लीजिए फ्यूचर एक्सपांशन के लिए हमें उस लाइन को और एक्सपांड करना हो, ठीक है, और आगे ऐड करनी हो, कोई नई लाइन उसमें ऐड करनी हो, तो कौन सा ज़्यादा ईजी रहेगा एडिशन करना या एक्सपांशन करना? ओवरहेड लाइन में ज़्यादा ईजी होगा इन कंपैरिजन विद दी अंडरग्राउंड लाइन्स, ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड लाइन्स बेसिकली क्या होगा, ग्राउंड के अंदर है, ठीक है। तो हमें कोई भी नई लाइन को अगर ऐड करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि वो किस तरह से आप उसमें इजीली कोई भी चीज़ को एक्सपांड कर सकते हो, कोई भी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी नए चेंजेस उसमें ला सकते हो, कोई मॉडिफिकेशन उसमें ला सकते हो, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू लाइन्स को ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? ओवरहेड लाइन्स ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं इन कंपैरिजन विद दी अंडरग्राउंड केबल्स या अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। देखो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मैं बात करूंगी वायरिंग्स की तो वो तो वायरिंग तो हम घरों में करते हैं, लेकिन अगर मैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे रही हूँ तो वो हमारे पावर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इससे मत बोलिएगा कि ओवरहेड में हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं या इसको डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही कन्फिगरेशन को आप ट्रांसमिशन में भी यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों किट्स के पार्ट्स होते हैं, पावर सिस्टम के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपीयरेंस की। अगर बात करोगे तो अपीयरेंस के लिए लुकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो लुकिंग वाइज कौन सा ज़्यादा सही लगता है? अंडरग्राउंड सही लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन किसी भी कंजेस्टेड एरिया की बात करेंगे, अगर मान लीजिए वहाँ पे पोल टू पोल कोई लाइन जा रही है, या हमारे घरों के बाहर ही देखते हैं तो एक ही पोल से कई तरह के तार निकले रहते हैं, अलग अलग घरों में वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो वो दिखने में ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि दिखने में ज़्यादा फैंसी नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह से अपीयरेंस वाइज अगर देखेंगे तो अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा लुकिंग वाइज सही बैठते हैं इन कंपैरिजन विद दी ओवरहेड लाइंस, ठीक है। तो अपीयरेंस वाइज कौन सही है? अंडरग्राउंड केबल्स। लेकिन वो पॉइंट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे लिए जो मेजर कंसर्न होता है, जिन जिन पॉइंट्स पे हम ज़्यादा कंसर्न करते हैं, एक तो हमारा पैसा बचना चाहिए, दैट मीन कोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सेकंड होता है फॉल्ट्स की फ्रीक्वेंसी किस में कम होती है, और थर्ड जो सबसे मेजर है हमारे लिए पावर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करने के लिए वो होता है वर्किंग वोल्टेज। क्योंकि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज हमेशा हाई होना चाहिए। और वो वोल्टेज हाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि लॉसेस कम हो जाते हैं, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भले ही ज़्यादा होती है, लेकिन लाइन लॉसेज जो होते हैं, ये लॉसेज ही मेजर एक पावर सिस्टम का। देखो कोई भी मशीन हमने पढ़ी है तो उसमें भी ऑब्वियसली कोई, जहाँ पे भी कोई रोटेशन होता है, रोटेशनल लॉसेस की बात करेंगे, या कोई भी हमने डीसी मशीन पढ़ी थी, उस लॉसेस में हमने सारे वहाँ पे लॉसेस भी स्टडी किए थे। इसी तरह से पावर सिस्टम भी क्या होता है, कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। उन लॉसेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके के स्विच गियर और प्रोटेक्शन का हम यूज़ करते हैं, जो हमारा एक फर्दर टॉपिक आता है, जो हम आगे फर्दर सेमेस्टर क्लासेस में स्टडी करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें कि हम पूरा उन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अपीयरिंग वाइज हमने देख चुके हैं अंडरग्राउंड केबल्स जो होती हैं वो ज़्यादा फेथफुल रहती हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट एंड दी पावर फेलियर, ठीक है। देखो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ,
पावर फेलियर और फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट की फ्रिक्वेंसी, यानी कि फॉल्ट जो है किस में ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं या रेगुलरली अकर होते रहते हैं। तो चांसेस ऑफ फॉल्ट किस में ज़्यादा होते हैं, ओवरहेड कॉन्फ़िगरेशंस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो ओवरहेड है, दैट मीन्स वो एनवायरनमेंट में कहीं भी है, कोई भी नेचुरल हैजार्ड आता है या कोई भी फॉल्ट अगर होता है तो बेसिकली उस लाइन को तो हम कोई ना कोई उस लाइन पे तो इफेक्ट उसका पड़ना ही है, ठीक है। तो पावर की कंटिन्यूटी वहाँ पे क्या हो सकती है, मतलब पावर की कंटिन्यूटी जो होती है वहाँ पे डैमेज हो सकती है या डिसकंटिन्यूटी ऑफ पावर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट एंड पावर फेलियर किस में ज़्यादा होता है, ओवरहेड में ज़्यादा होता है। अंडरग्राउंड में चांसेस कितने होते हैं फॉल्ट के, 0.011, क्योंकि उसमें भी कौन सा फॉल्ट होगा, बेसिकली अर्थ फॉल्ट होता है जिसके चांसेस बेसिकली कम ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्किंग वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो 66 kV तक ही आप डिज़ाइन कर सकते हो या इंस्टॉलेशन कर सकते हो किसका, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। ये एक इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि 66 kV से बियॉन्ड आप बियॉन्ड जो है इस अंडरग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है वो कौन सा है, ओवरहेड केबल्स का या ओवरहेड कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है। तो 66 के बियॉन्ड अगर हमें लाइन का डिज़ाइनिंग करना है या वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है तो कौन ज़्यादा फेथफुल है, ओवरहेड लाइन्स, ठीक है। ओवरहेड लाइन ज़्यादा फेथफुल होती है, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, तो बेसिकली ये सारे कौन से फिनोमिनाज हैं, ये लाइटनिंग वाले और थंडर स्टॉर्म फिनोमिना, ये बेसिकली नेचर के फिनोमिना है, ठीक है। तो जब भी रेनी सीजन होगा तो लाइटनिंग सर्जेस होना वहाँ पे होगा ही से, उसके चांसेस होंगे ही से। थंडर स्टॉर्म भी नेचुरल हैजार्ड है। तो इन सब कंडीशन में कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका, या कुछ वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ओवरहेड कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ना कि अंडरग्राउंड केबल्स को, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, और भी कई पॉइंट्स आते हैं लेकिन मेरे लिए यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट ये मान के चलते हैं कि इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशंस लाइंस, ठीक है। अब ये जो फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइंस, क्योंकि हम जो टेलीकॉम के जब बात करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन की भी लाइंस ही होती है, हमारे हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जब पास थ्रू करती हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन भी उसके पैरेलल में क्या होती है, पास कर रही होती हैं। तो इंटरेक्शन या बोल सकते हैं इंटरफेरेंस जो होता है वहाँ पे ओवरहेड में ज़्यादा होगा, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू दी कोरोना लॉसेस, ठीक है। ये कोरोना से अभी हम लोग सभी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन कोरोना यहाँ पे पावर सिस्टम में एक लॉसेस भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइंस जो होती हैं, जितनी भी हमारे पैरेलल में पावर सिस्टम की जितनी भी लाइंस है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके पैरेलल में अगर हम कम्युनिकेशन लाइन भी हमारे पास कर रही होती है तो ड्यू टू दी कोरोना लॉसेस क्या होता है, इंटरफेरेंस जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब ये कोरोना लॉस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। तो ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा कंसर्न करना है किस पार्ट के ऊपर, मेजर कंसर्न होता है हमारा कोस्ट के ऊपर, दूसरा होता है वर्किंग वोल्टेज के ऊपर, और ये वाला, ये थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके लिए ज़्यादा हम कंसर्न करते हैं। सबसे पहला कोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है, दैट इज़ योर ओवरहेड सिस्टम। सेकंड आता है वर्किंग वोल्टेज के लिए कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, ओवरहेड सिस्टम। थर्ड आता है इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन के लिए कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, ओवरहेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इन 3 मेजर पॉइंट्स हैं और सबसे मेजर जो एडवांटेज है इस सिस्टम का वो यही होता है कि जब भी हम ओवरहेड सिस्टम की बात करते हैं ना, जो ओवरहेड सिस्टम होता है, एक तो वो कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही बैठता है, दूसरा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन भी हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। वोल्टेज की बाउंडेशन वहाँ नहीं है, ठीक है। और थर्ड होता है आपके पास कम्युनिकेशन लाइंस के साथ जो इंटरफेरेंस है उसके लिए, ठीक है। ये इस पार्ट को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 मेजर पॉइंट है हमारे, जो हमारा पावर सिस्टम जिस पॉइंट पे बेस है, एक तो कोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली वो आपको चीप पड़ना चाहिए, दूसरा होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होना चाहिए, क्योंकि ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं। दैट मीन्स आपके लॉसेस कम है,
लॉसेस की लाइन लॉसेस कम हो जाते हैं। पावर फैक्टर जो होता है वो वहाँ पे एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है, जो कि बहुत मेजर रोल होता है इसका, वो एक तो आपका कम हो जाता है, ठीक है, पावर फैक्टर जो है। और भी 2-3 चीज़ें जो हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, देखो पावर सिस्टम में कुछ मेजर लॉसेस होते हैं, जिसमें कि कोरोना लॉसेस एक बहुत ही बोल सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब भी हम हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो हाई वोल्टेज में जब भी ट्रांसमिशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कोरोना लॉस अकर होता है। अब ये कोरोना लॉस एक तरह से अभी के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन याद करना चाहिए हमको कि ये क्या होता है, एक सेल्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। जितनी भी आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। इन बिटवीन दी लाइंस में क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, अगर वोल्टेज की रेंज बियॉन्ड दी हमारी कोई भी वोल्टेज रेंज है, मतलब अगर वोल्टेज की रेंज हमारी एक्सटेंडेड वैल्यू तक है तब तक तो कोरोना लॉस अगर नहीं होता है। लेकिन अगर वोल्टेज की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है ना, या मान के चलिए कि 66 kV हो गया या 132 kV है, इस तरह की जितनी भी लाइंस होंगी तो हमें हमेशा इसका इंडिकेशन क्या होता है, कोरोना लॉस का इंडिकेशन ये होता है कि हमें क्या होता है, एक वाइब्रेशनल साउंड सुनाई देते हैं। जब भी हम कोई हाई टेंशन, जब भी हम जीएसएस में जाके विजिट करेंगे ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो भी हाई टेंशन की लाइन होती है उनके नीचे जब भी हम खड़े होंगे या उसको क्रॉस करेंगे तो उसमें हमें एक तो हमिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक है, वाइब्रेशन सुनाई देते हैं, ठीक है। और रात के टाइम में, दिन में तो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, रात के टाइम में क्या होता है, हमें एक वॉयलेट कलर की लाइट विजुलाइज होती है, ठीक है, इन नाइट के टाइम में, ठीक है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें जो कि आपके कोरोना लॉस को इंडिकेट करती है। एक तो हमिंग साउंड होता है, एक वॉयलेट ग्लो कलर आपको अपीयर होता है। तो वो क्यों होता है, सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना होता है कि ट्रांसमिशन, देखो आगे के जो कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, एक होता है रेजिस्टेंस, जो हम पहले क्लासेस में हम सब फैमिलियर हैं, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, क्योंकि पूरा पावर सिस्टम किस पे बेस्ड है, पता है, एसी पे बेस्ड है। तो एसी पे बेस्ड है तो इसके अंदर एक तो रेजिस्टेंस का कंपोनेंट भी होगा, इंडक्टेंस का कंपोनेंट भी होगा और इस तरह से कैपेसिटेंस का कंपोनेंट भी होगा। वो वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे क्लासेस में फर्दर स्टडी करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि कोरोना लॉस एक तरह का सेल्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, सेल्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, जिसमें कि जो भी आपकी एयर सराउंडिंग की जो एयर्स होगी ना, इसके बीच में ये 3 कंडक्टर है, 3 फेज लाइन से आर वाई बी 3 फेजेस हो गए, ठीक है। इन तीनों फेजेस के बीच के यानी इनके आसपास की जो एयर होती है ना, ड्यू टू दी हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी लाइंस एंड ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन दी लाइंस, जो आपकी एयर होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज करना स्टार्ट कर जाती है, या बोल सकते हैं एयर जो होती है वो क्या बन जाती है, कंडक्टिंग बन जाती है। तो इस एयर के कंडक्टिंग बनने से ही क्या होता है, आपको हमिंग साउंड जो होता है वो आपको सुनाई देता है। विजुलाइज होता है वॉयलेट कलर का एक डिस्चार्ज आपको विजुलाइज होता है। तीसरी तरह से एक ओजोन गैस भी इससे डिस्चार्ज होती है। कौन सी गैस डिस्चार्ज होती है, ओजोन गैस डिस्चार्ज होती है, ठीक है। और चौथी जो लास्ट चीज़ होती है, एक तो कम्युनिकेशन लाइन से जो इंटरफेरेंस है वो भी ड्यू टू दिस कोरोना लॉस ही होता है, जो अभी हमने पॉइंट कंसीडर किया था। तो ये जो मेजर 3 डिसएडवांटेज है ड्यू टू दिस कोरोना लॉस, जब भी हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं तो ड्यू टू दिस कोरोना लॉस हमें 3-4 चीज़ें जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो हमिंग साउंड यानी कि एक नॉइज सुनाई देती है, एक डिस्चार्ज है कि बोल सकते हैं वॉयलेट ग्लो कलर दिखाई देता है, तो तीसरा होता है ओजोन गैस डिस्चार्ज होती है, और चौथा होता है कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो बाकी अभी डिटेल में इसको कोरोना को बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने इसको थोड़ा बहुत आपको बेसिक डेफिनेशन बताई। ये एक डायग्राम है जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पे बताया है। 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं अभी के लिए, आप सिर्फ याद रखिए कि फीडर्स क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं। ये फीडर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स जो मैंने बताया ना, सर्विस मेन्स हो गए, ये सारे सर्विस मेन्स हैं आपके, ठीक है। ये जितने भी एरोस से मैंने बता रखे हैं ये सारे सर्विस मेन्स हैं। थर्ड होता है, दूसरा होता है फीडर्स और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये तीनों के तीनों बेटा किसमें आते हैं, ये सब एलिमेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के।
सिंपल सा मैं एक बात बता देती हूँ कि जैसे हमारे जो जितने भी कंज्यूमर्स लोड है या रेजिडेंशियल लोड है वहाँ पे सप्लाई कैसे आती है इस जीएससी से, ठीक है। ये हमारा एक सबस्टेशन है, ये मान लीजिए कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है वो एक रिंग मैन कॉन्फ़िगरेशन बोलती हूँ इसको। रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, इसी तरह से रेडियल फीडर्स वाला सिस्टम भी होता है और एक ओपन लूप सिस्टम भी होते हैं। 2-3 सिस्टम मतलब 2-3 टाइप्स के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें से मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करा है वो किसका है, यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम होता है वो एक क्लोज लूप या फिर इसको बोल सकते हैं रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पर आपको एंड होना है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हेक्सागोनल जो डायग्राम है वो रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बताता है, जिसमें कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस में 3 टाइप के कंडक्टर्स को मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये मेरा सबस्टेशन है, एस यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है सबस्टेशन को। 2 लाइन्स जो होती हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स वेरी कर सकते हैं, ये सारे फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इनको मैंने नाम दे रखा है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन, ठीक है। ये सबस्टेशन है, इस सबस्टेशन से या तो 2 फीडर भी निकल सकते हैं, 3 फीडर भी निकल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कितने लार्ज नंबर ऑफ एरिया को आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कंसीडर किए 2 फीडर्स हैं। ये फीडर वो लाइन होती है जो कि सबस्टेशन से आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है या कोई भी लोकल एरिया में जो आपके ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उससे जो लाइन हमारे एरिया के लिए निकलती है या हमारी जिस गली में हम रहते हैं उस गली के लिए निकलती है, उसको बोलते हैं अपन फीडर, ठीक है। अब ये फीडर जो होता है आगे चल के किससे कनेक्टेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। ये जो कितने 1 2 3 4 5 जो है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। सबस्टेशन मेरा एक है जिससे 2 फीडर्स निकले हुए हैं। अब ये जितने भी सर्विसमैन है ना, ये जितने भी सर्विसमैन थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर ऑफ सर्विसमैन है, ये सर्विसमैन बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाउस, कितने नंबर ऑफ होम्स वहाँ पे हैं। यानी जितने ज़्यादा घर होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसमैन होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद हो कि सबस्टेशन से फीडर एक कंडक्टर निकलता है, या कंडक्टर जो फीडर वो कंडक्टर जो कि कनेक्ट करता है सबस्टेशन को किससे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो उसको बोलते हैं फीडर। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो कंडक्टर जो कि कनेक्ट करता है फीडर को टू दी सर्विसमैन। और सर्विसमैन क्या होता है, जो हमारे घरों का जो एनर्जी मीटर है, जो हमारे मीटर घरों में लगा होता है, उस एनर्जी मीटर से कहाँ से कनेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक। यानी डिस्ट्रीब्यूटर से एनर्जी मीटर का जो कनेक्शन करने वाला कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं सर्विसमैन। फीडर वो कंडक्टर होता है जो कि सबस्टेशन को, या बोल सकते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके लोकल एरिया के बाहर जो लगा हुआ है उसको कनेक्ट करता है किससे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर वो कंडक्टर होता है जो कि कनेक्ट करता है फीडर को टूवर्ड्स दी सर्विसमैन, ठीक है। तो इस तरह से सारे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे और एक बार और इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि हाई वोल्टेज की क्या एडवांटेज है, पावर सिस्टम में हम हाई वोल्टेज का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके कुछ डेरिवेशंस भी हैं, जैसे कि हम सिस्टम लेके चलेंगे, उसके हम प्रूफ करके बताएंगे कि क्यों लाइन कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाएगी, लाइन लॉसेस कैसे कम होते हैं, उनका एक प्रॉपर उसमें ohms लगा करके, या R = ρ/L जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम सारा डेरिवेशन करेंगे। और P = √3 VI cos ∅ से, ये 2 फॉर्मूलेज हैं, उनका हम यूज़ करके डेरिवेशन करेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए। जैसे कि सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज़ 3 वायर सिस्टम, 3 फेज़ है तो 3 फेज़ 3 वायर और 4 वायर, ठीक है। वो सब सिस्टम के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए हम कन्फिगरेशन करेंगे कि क्या हमारी कॉस्ट किस में ज़्यादा कम रहेगी। डीसी सिस्टम के लिए भी हम डेरिवेशन करके देखेंगे कि अगर हम डीसी सिस्टम में पावर सिस्टम को इंस्टॉल करते तब हमारा कंडक्टर की साइज़ कितना रहता, कंडक्टर की कॉस्ट कितनी निकल के आती, ठीक है, कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी होती, कौन सा ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट किस में कम होती, ठीक है, और लॉसेस किस में कम होते हैं। तो वो 3-4 भी नहीं, ज़्यादा ही है, 5-6 डेरिवेशंस हैं जिनको हम परफॉर्म करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि लाइन लॉसेस की वैल्यू किस तरह से कम होती है, कंडक्टर की साइज़ किस तरह से कम होगी, कंडक्टर की रिक्वायरमेंट किस तरह से कम होगी, ठीक है। तो ये पहले हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।